हेलो स्टूडेंट्स। वेल, आज हम केमिस्ट्री ग्रेड नाइन्थ के सेकंड यूनिट, जिसका के नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड से पहले जॉन डाल्टन ने एटम का स्ट्रक्चर पेश किया। जॉन डाल्टन कहता है कि एटम एक इंडिविजिबल हार्ड और डेंस स्फीयर है। उसके बाद जे जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश की, जिसको प्लम पुडिंग थ्योरी कहा जाता है। उसके मुताबिक जो एटम है ओवरऑल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं वो स्ट्रक हुए होते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम, जो कि जे जे थॉमसन ने कहा। इसके लिए उसने क्या किया? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स को उसने बम्बार्ड किया या थ्रो किया। बहुत ही थिन, पतली, 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल, गोल्ड का एक वर्क है, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। तो उसने जो रिजल्ट्स निकाले उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे प्यारे बच्चों, ये एमिटेड, ये निकलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। आपको पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। उसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए उसने वो एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि रेडियम हो गया या पोलोनियम हो गया, उसका इस्तेमाल किया। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली जो हीलियम न्यूक्लियाई है H+, इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। और इनकी क्या एबिलिटी है कि दे कैन पेनिट्रेट, वो घुस जाते हैं मैटर में टू सम एक्सटेंट, थोड़ी हद तक। राइट, उसने जब ये अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फाइल के ऊपर, तो उसने उसका जो रिजल्ट है ना वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया। और उसने देखा कि वो जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसका, जे जे थॉमसन था, वो जो था वो करेक्ट नहीं था। अब मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिली है, उससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ये देखिएगा प्यारे बच्चों कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये हीलियम्स की के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई हैं। और जब ये वो थ्रो करता है तो ये गोल्ड फाइल, ये गोल्ड की फाइल है, गोल्ड का जो वर्क है जिसके ऊपर वो ये हीलियम्स, ये वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहे हैं और इसके ऊपर वो जा रहे हैं। अब इसको ऑब्जर्व कैसे करता है? ये देखें, ये इर्द गिर्द ना एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन भी है जो कि कोटेड है जिंक सल्फेट के साथ। ऐसी स्क्रीन जो कि किसके साथ कोटेड है? ये देखिएगा, जिंक सल्फेट के साथ ये स्क्रीन कोटेड है, जिससे उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि जो जे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग का जो था ना मॉडल, वो जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये उसको निगेट कर रहा है। जब उसने बम्बार्ड करा रहा था तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे छोटे एंगल के साथ, स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता गया उसने देखा कि बहुत से ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिफ्लेक्शन जो है उसकी, जो एक बड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्मॉल डिफ्लेक्शन वाले पार्टिकल्स भी थे और लार्ज डिफ्लेक्शन वाले पार्टिकल्स भी थे। अब इन पार्टिकल्स को उसने बाद में मैग्नीफाई करके बताया कि एक्चुअली ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स और ये गुजर रहे हैं। तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्टेट गुजर जाते हैं, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स आकर सेंटर में न्यूक्लियस को
स्ट्राइक करते हैं, न्यूक्लियस को सेंटर में टकराते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है? सो जो न्यूक्लियस को डिफ्लेक्ट करेंगे, ये देखो ये न्यूक्लियस को डिफ्लेक्ट किया और टकराया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वो चीज़ें थी जो कि अगर हम अपनी बुक पे देखें तो बुक पे यहाँ पे बताई गई हैं कि ये देखें अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, लेकिन जो कि उसको स्ट्राइक कर रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसी की बेस पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू, चंद एक डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है? और ज्यादातर जो थे पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड ही पास ऑन हो गए। इसको बेस बनाकर तो रदरफोर्ड ने रिजल्ट कंपाइल किए। वो रिजल्ट क्या थे? पहला रिजल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्ट गए हैं। इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है ना किसी भी एटम का, दैट इज एम्प्टी, वो एम्प्टी है। दूसरा, हमने कहा कि सिर्फ फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। पीछे पढ़ा था ना कि 20,000 में से बस फ्यू पार्टिकल से डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि जो सेंटर है ना उस एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है? और उसको विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये भी इससे साबित होता है फ्यू पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन से कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस है, वो हार्ड है। डेंस भी है और हार्ड भी है। ठीक है? अब फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि जो साइज है ना उसका न्यूक्लियस का, जाहिर है वो भी बहुत ही छोटा होगा, साइज भी बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू टू द टोटल वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ज्यादातर जो एटम है वो एम्प्टी है और छोटा सा अंदर हिस्सा है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं वो डेंस भी है, हार्ड भी है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फिर एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, वो न्यूक्लियस में रहते हैं। और उसको उसने न्यूक्लियंस का नाम दिया, न्यूक्लियंस का। इसमें प्यारे बच्चों रदरफोर्ड के डिफेक्ट जहाँ तक है, इसमें दो डिफेक्ट हैं। पहला डिफेक्ट है कि रदरफोर्ड ने अपनी जो ये थ्योरी है इसकी बेस बनाई क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। कोई भी थ्योरी है किसी थ्योरी को बेस करके ऊपर जाती है, बनती है। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स है ना वो जब मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, छोड़ेगा एनर्जी, रिलीज करेगा। और वो भी लगातार, जब लगातार रिलीज करेगा तो लास्ट में उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और इसके मुताबिक न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को ना न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये भी यहाँ पे ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी चार्जिंग कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ तक ये हो गया उसका पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को है वो रिलीज करते हैं। एमिट का मतलब है रिलीज करना, निकालना कंटिन्यूसली। तो वो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अगर तो वो कंटिन्यूसली बनाए, रिलीज करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जो कलर्स बनने चाहिए उस एनर्जी की वजह से, वो कंटिन्यूस होना चाहिए स्पेक्ट्रम, लेकिन बनता लाइन स्पेक्ट्रम है। तो एक ये भी डिफेक्ट आ गया कि रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन बनता जो है वो लाइन है। ये कंटिन्यूस है, एक कलर है, एक कलर के बाद दूसरा कलर आ जाता है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में देखो पूरा का पूरा ब्लैक है, बीच में कलर की एक लाइन आ रही है, ब्लू लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन है, इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। होप स्टूडेंट्स, कोशिश है कि आपको समझाया गया है। ठीक है? होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 0.0945 ये करे ना।